हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू करंट अफेयर्स नाउ। आज है 1 अप्रैल 2024 और आज हम डिस्कस करेंगे 1 अप्रैल के द हिंदू न्यूज़पेपर को। अगर आप फर्स्ट टाइम इस चैनल पे आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और जब भी सब्सक्राइब करें बेल बटन को जरूर प्रेस करें ताकि वीडियोस के रेगुलर नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की पहली न्यूज़ से। और सबसे पहले हम देखेंगे मैप कीनिया का। आज जो हम मैप देख रहे हैं ये एक अफ्रीकन कंट्री है कीनिया, जो ईस्टर्न अफ्रीकन रीजन में स्थित है। कीनिया की जो नेबरिंग कंट्रीज हैं वो हैं सोमालिया, इथोपिया, युगांडा और तंजानिया। और कीनिया अपना मैरीटाइम बॉर्डर इंडियन ओशन से बनाता है। यहाँ पर अ, कीनिया अपना मैरीटाइम बॉर्डर बनाता है। और मोम्बासा एक कोस्टल सिटी है जो शिपमेंट और कीनिया के एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट सिटी है मोम्बासा। 5 कंट्री हैं जो कीनिया से लैंड बॉर्डर शेयर करती हैं: सोमालिया, इथोपिया, साउथ सूडान, युगांडा और तंजानिया। और इंडियन ओशन से अपना मैरीटाइम बॉर्डर कीनिया शेयर करता है। इसके अलावा कीनिया की जो कैपिटल है वो है नैरोबी, और नैरोबी सिटी यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम का हेडक्वार्टर भी है। तो नैरोबी में यूएनईपी का हेडक्वार्टर है, इसलिए ये काफ़ी टाइम यूएनईपी की रिपोर्ट और यूएनईपी को लेकर न्यूज़ में रहती है। इसके अलावा एक कीनिया, युगांडा और तंजानिया में कॉमन लेक है, लेक वोल्टा, जो 3 कंट्री से अपना बॉर्डर शेयर करती है, जिसमें तंजानिया से लेक वोल्टा सबसे ज़्यादा अपना बॉर्डर शेयर करती है। इसके अलावा युगांडा और कीनिया से ये 3 कंट्री लेक वोल्टा को सराउंड करती हैं। आज की फर्स्ट न्यूज़ है 60 ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स को अक्रॉस इंडिया जीआई टैग दिया गया। ऐसा पहली बार हुआ है कि इतनी बड़ी संख्या में जो जीआई टैग है, जिनको जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग बोलते हैं, वो एक साथ इंडिया के प्रोडक्ट्स को दिया गया। ये जो प्रोडक्ट्स हैं ये स्पेसिफिक रीजन को बिलोंग करते हुए प्रोडक्ट्स हैं, और ये अलग अलग स्टेट्स में काफ़ी प्रोडक्ट्स हैं जिनको जो ट्रेडिशनल और कल्चरल और लोकेशन स्पेसिफिक वैल्यू रखते हैं। अब सबसे पहले हम देखते हैं जीआई टैग क्या है, उसके बाद हम न्यूज़ को कवर करेंगे। जीआई टैग या जियोग्राफिकल इंडिकेशन के जो टैग हैं, ये एक साइन होता है जो किसी प्रोडक्ट्स के लिए यूज़ किए जाते हैं, और वो प्रोडक्ट ये शो करते हैं, ये जीआई टैग शो करता है कि कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट किसी स्पेसिफिक जियोग्राफिकल ओरिजिन को बिलोंग करता है। वो उस जियोग्राफिकल ओरिजिन के रिगार्डिंग यूनिक क्वालिटीज़ रखता है, उसकी एक स्पेशल स्पेशल रेपुटेशन होती है। ये एक तरह से इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट या आईपीआर की तरह भी काम करता है, जो प्रोडक्ट की क्वालिटी, प्रोडक्ट की रेपुटेशन और उसके अदर कैरेक्टरिस्टिक को दिखाने का काम करता है। उसके इस सारे कैरेक्टरिस्टिक को रिलेट करता है, जोड़ता है किसी स्पेसिफिक जगह के ओरिजिन से। जीआई टैग को रिकॉग्नाइज किया गया है एज एन आईपीआर, जो पेरिस कन्वेंशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी के अंतर्गत रिकॉग्नाइज किए जाते हैं दुनिया में। और ये जो पेरिस कन्वेंशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी है, ये ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट एग्रीमेंट के अंतर्गत स्टार्ट किया गया था। जो एक वर्ड ओवर एक ट्रिप्स एग्रीमेंट है, ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, उसके तहत पेरिस कन्वेंशन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के लिए रिकॉग्नाइज किया गया है। और इसी के अंतर्गत जीआई टैग की बात की जाती है। इसी के अंतर्गत जीआई टैग दुनिया भर में अप्लाई किया जाता है। और अगर हम इंडिया में बात करें तो इंडिया के लिए एक स्पेसिफिक लॉ बना हुआ है जो जीआई टैग को रिकॉग्नाइज करता है, और ये लॉ है ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999। तो 1999 का ये जीआई ऑफ गुड्स एक्ट है जो इंडिया में जीआई टैग के रिगार्डिंग रूल्स और नॉर्म्स बनाता है। ये गवर्न करता है कि किस तरह से किसी स्पेसिफिक ओरिजिन के स्पेसिफिक लोकेशन के प्रोडक्ट की ओरिजिन से रिलेटेड जीआई टैक्स जो है उनका रजिस्ट्रेशन किया जाएगा, जीआई टैक्स का किस तरह से प्रोटेक्शन किया जाना चाहिए। और ये काफ़ी क्रूशियल रोल प्ले करता है इन प्रमोटिंग एंड सेफगार्डिंग जो यूनिक प्रोडक्ट्स हैं, अलग अलग रीजन को बिलोंग करते हैं, ताकि जो अलग अलग रीजन की कल्चरल नॉलेज है उनको प्रोटेक्ट किया जा सके। किसी रीजन की जो स्पेसिफिक वैल्यू है इंडिया में, उस स्पेसिफिक वैल्यू को कंजर्व किया जा सके, इसलिए ये जो जीआई टैग है वो देने का काम किया जाता है। जीआई टैग का जो मेन कैरेक्टरिस्टिक है वो रूरल जो
डेवलपमेंट है उसको भी ध्यान में रख के बनाया गया है, और जो कल्चरल हेरिटेज और कल्चरल जो लेगेसी है किसी रीजन की, उसको भी संभालने के लिए जीआई टैग काम करता है। और इस सबके साथ साथ जो इंडियन स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स हैं उनके मार्केट, उनके लिए मार्केट भी कैसे बनाया जाए और किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के मार्केट को कैसे बढ़ाया जाए ग्लोबल मार्केट में, ये भी जीआई टैग प्रमोट करने का काम करता है। जो जीआई टैग हैं ये अलग-अलग कैटेगरीज में दिए जाते हैं, जैसे कि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हो गए, फूड स्टफ हो गए, वाइन्स हो गए, स्पिरिट्स हो गए, हैंडीक्राफ्ट्स और या इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, इन सभी प्रोडक्ट्स में जीआई टैग दिए जाते हैं। इनकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, ये ऐसा ग्रुप या एसोसिएशन या ऑर्गेनाइजेशन को दिया जाता है जो किसी पर्टिकुलर जगह से बिलोंग करता हो और वहाँ के यूनिक प्रोडक्ट से रिलेटेड हो। दे मस्ट डिमॉन्स्ट्रेट कि प्रोडक्ट का जो यूनिकनेस है वो हिस्ट्री के जो रिकॉर्ड्स हैं उनके साथ मैच करता हो, और हिस्टोरिकल रिकॉर्ड हो किसी भी प्रोडक्ट का किसी रीजन के साथ। और इसमें अगर हम एग्जाम्पल के लिए देखेंगे, दार्जिलिंग टी जो है वो दार्जिलिंग रीजन जो वेस्ट बंगाल में है, नॉर्थ ईस्ट में, वहाँ से बिलोंग करती है। इंडिया में पहला जीआई टैग दार्जिलिंग टी को दिया गया था, और उस तरह की टी केवल उस एरिया के लोगों द्वारा सेंचुरीज से, कई सौ साल से बनाई जाती है, तो इसलिए उस एरिया के जो ऑर्गेनाइजेशंस है उनको जीआई टैग मिला था। और जो दार्जिलिंग टी है उसके उसका जो काम किसी पर्टिकुलर एरिया में होता है, दार्जिलिंग एरिया में, नॉर्थ ईस्ट एरिया में, वहाँ के जो लोग हैं जो इस एम्प्लॉयमेंट से जुड़े हैं, जिनकी लाइवलीहुड इस पे डिपेंड करती है, उनकी लाइवलीहुड भी सिक्योर करने का काम जीआई टैग करता है। इसके जो बेनिफिट है, ये लीगल प्रोटेक्शन देता है उन लोगों को, उन ग्रुप्स को जो किसी जीआई टैग रिलेटेड प्रोडक्ट के प्रोडक्शन में इन्वॉल्व हैं, उनकी लाइवलीहुड सिक्योर करने का काम करता है। ये एक्सक्लूसिव राइट देता है टू यूज जीआई टैग फॉर स्पेसिफिक प्रोडक्ट और गुड्स। ये जो किसी स्पेसिफिक जगह के प्रोडक्ट हैं उनके मिसयूज को रोकता है, उनकी कॉपी होने से रोकता है, और इसके साथ ही अगर इस तरह की कोई कार्रवाई की जाती है तो लीगल रास्ता भी बताता है कि किस तरह से जो डुप्लीकेट प्रोडक्ट हैं उनको रोका जाए। इंडिया में अगर हम बात करें तो इस बार 60 ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स को जीआई टैग दिया गया है, और इनमें जो मेजर प्रोडक्ट हैं वो हैं असम के असहा असहारीकंडी टेराकोटा क्राफ्ट, पानी मटका क्राफ्ट, सर्थ बारी मेटल क्राफ्ट, जापी जो एक बैम्बो हेडगियर है, इसके साथ ही मिसिंग हैंडलूम प्रोडक्ट्स और बिहू ढोल। बोडो रीजन में बोडो ढोकोना, द ट्रेडिशनल अटायर ऑफ बोडो वुमेन, और बोडो एरी सिल्क जो फैब्रिक ऑफ पीस या अहिंसा का फैब्रिक माना जाता है, नॉन वायलेंस का फैब्रिक माना जाता है, बोडो एरी सिल्क को भी जीआई टैग दिया गया। और ये जिस सिल्क वर्म से आता है उसका नाम है सामिया रिचिनी, दैट फीड मोस्टली ऑन द लीव्स ऑफ कैस्टर प्लांट एंड कसावा। बोडो जोमगरा एक ट्रेडिशनल स्कार्फ है। बोडो गमसा जो ट्रेडिशनल ड्रेस है बोडो रीजन में रहने वाले मैन की। बोडो ठोरखा जो एक बोडो रीजन का एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। बोडो सिफुंग एक फ्लूट है, एक बांसुरी है जो बोडो लोगों के द्वारा बजाई जाती है। और बनारसी ठंडई जो काफ़ी फेमस ड्रिंक है, जो बनारस में होली, महाशिवरात्रि और एकादशी के मौके पे बनाई जाती है, वहाँ के लोगों के द्वारा पी जाती है, तो बनारसी ठंडई को भी जीआई टैग दिया गया। इसके अलावा बनारस में बनारस तबला, बनारस शहनाई, बनारस लाल भरवा मिर्च और बनारस लाल पेड़ा को भी जीआई टैग दिया गया। त्रिपुरा रीजन में भी 2 जीआई टैग दिए गए, जिनमें मेजर हैं पचरा रिगनाई जो एक ट्रेडिशनल ड्रेस है, स्पेशल ओकेजन्स में पहनी जाती है ये ड्रेस, और माताबरी पेठा जो एक स्वीट प्रिपरेशन है त्रिपुरा रीजन का। मेघालय में गारो टेक्सटाइल वीविंग को जीआई टैग दिया गया, जो मेघालय के सोशियो कल्चर एंड रिलीजियस रिचुअल्स से लिंक्ड है। मेघालय लिरनाई पॉटरी और मेघालय चुबिचिनी, ये भी प्रोडक्ट है मेघालय के जिनको जीआई टैग दिया गया। जीआई टैग के नाम एग्जाम में टाइम टू टाइम पूछ लिए जाते हैं, और यूपीएससी में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। यूपीएससी और पीसीएस के लिए तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इन जीआई टैग के नाम एक बार रिवाइज करने की ज़रूरत है, जिससे
अगर एग्ज़ाम में आए तो ये दिमाग में आ जाए। अब नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है कि प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू के द्वारा 5वां भारत रत्न इस साल का एल के आडवाणी, जो डेप्टी प्राइम मिनिस्टर थे, उनको दिया गया। कल की डेट में 4 लोगों को भारत रत्न दिए गए थे इस साल के, और 5वां भारत रत्न इंडिया के फॉर्मर डेप्टी प्राइम मिनिस्टर एल के आडवाणी को कन्फेयर किया गया। अब टोटल 5 लोगों को इस बार भारत रत्न दिया गया, जो पहली बार इतने बड़े नंबर में भारत रत्न एक साल के अंतर्गत लोगों को दिया गया। तो हम इस जो प्राइज़ है इसके बारे में देख लेते हैं। भारत रत्न हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, जो स्टार्ट किया गया था, इंस्टीट्यूट किया गया था 2 जनवरी 1954 को, और ये अवार्ड कन्फेयर किया जाता है फॉर द रिकॉग्निशन ऑफ एक्सेप्शनल सर्विस परफॉर्मेंस ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर, यानी कि हाईएस्ट ऑर्डर की सर्विस या एक्सेप्शनल सर्विस या एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस जिसने की हो, उसको ये अवार्ड दिया जाता है विदाउट डिस्टिंक्शन ऑफ रेस, ओकेजन, पोजीशन और जेंडर। इसको ओरिजिनली कुछ फील्ड्स के लिए लिमिट किया गया था। ओरिजिनली ये आर्ट, लिटरेचर, साइंस और पब्लिक सर्विस में ही दिया जाता था, लेकिन 2011 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको एनी फील्ड ऑफ ह्यूमन एंडेवर के लिए ओपन कर दिया। यानी कि केवल 4 फील्ड में जो पहले था, आर्ट, लिटरेचर, साइंस और पब्लिक सर्विस, 2011 में ये किसी भी फील्ड के लिए ये जो अवार्ड है ओपन कर दिया गया। ये जो अवार्ड दिया जाता है, ये प्राइम मिनिस्टर की रिकमेंडेशन पे प्रेसिडेंट के द्वारा कन्फेयर किया जाता है। इस अवार्ड में रिसिपिएंट को एक सर्टिफिकेट दिया जाता है साइंड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और एक पीडल लीव सेव्ड मेडल दिया जाता है, जिसकी विद नो मॉनेटरी ग्रांट एसोसिएटेड विद द अवार्ड। इसमें कोई पैसे नहीं दिए जाते, केवल एक सर्टिफिकेट दिया जाता है और एक लीव सेव्ड मेडल दिया जाता है। और ये इंडिया में भारत रत्न के जो रिसिपिएंट है, इनका ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस 7th है, 7th नंबर का ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस है भारत रत्न अवार्डी का। पहले जो रिसिपिएंट, ये इंपॉर्टेंट है भारत रत्न के या और किसी भी अवार्ड के जो पहले रिसिपिएंट है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे भारत रत्न के जो पहले रिसिपिएंट है, वो हैं फॉर्मर गवर्नर जनरल ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया सी राजगोपालाचारी। दूसरे हैं जो पहली बार में 3 लोगों को भारत रत्न दिया गया था। एक तो सी राजगोपालाचारी, दूसरे सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो फॉर्मर प्रेसिडेंट थे इंडिया के, और तीसरे थे जो साइंटिस्ट थे, सीवी रमन। और 1954 में जब पहली बार भारत रत्न दिया गया था, तो इन तीनों लोगों को एक साथ भारत रत्न कन्फेयर किया गया था। भारत रत्न हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है इंडिया का, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा प्रेजेंट किया जाता है या कन्फेयर किया जाता है। अगर हम भारत रत्न का जो अवार्ड है उसको देखें, तो ये इमेज होती है एक लीफ पे, पीडल लीफ पे एक इमेज होती है सन की, अलोंग विद द वर्ड भारत रत्न। भारत रत्न इंस्क्राइब होता है उसमें देवनागरी स्क्रिप्ट में, और पीडल पीडल है फीकस रेलिगियोसा लीफ। पीडल लीफ पे सन की इमेज होती है, उसमें भारत रत्न देवनागरी स्क्रिप्ट में इंस्क्राइब होता है। और इसके बैक साइड में प्लेटिनम की स्टेट एम्बलम ऑफ इंडिया, जिसे अशोक किलाट बोलते हैं, उसको प्लेस किया जाता है सेंटर पे विद नेशनल मोटो सत्यमेव जयते, ट्रुथ अलोन ट्रुम्स, इन देवनागरी स्क्रिप्ट। तो आगे देवनागरी स्क्रिप्ट में भारत रत्न लिखा होता है और सन की एक इमेज होती है, और इसके पीपल लीफ के बैक साइड में स्टेट एम्बलम ऑफ इंडिया होता है, उसके नीचे लिखा रहता है देवनागरी स्क्रिप्ट में सत्यमेव जयते। 1954 में ये एस्टेब्लिश किया गया था। 3 अवार्डी हमने जैसे अभी देखा, सी राजगोपालाचारी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन और सीवी रमन थे। इंडिया में 4 लोगों को इस बार भारत रत्न दिया गया। ये 4 लोग हैं कर्पूरी ठाकुर, जो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं बिहार स्टेट के, लाल कृष्ण आडवाणी, फॉर्मर डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, चौधरी चरण सिंह, फॉर्मर पीएम ऑफ इंडिया, पीवी नरसिम्हा राव, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, और एमएस स्वामीनाथन, जो एग्रीकल्चर साइंटिस्ट हैं, जिन्होंने इंडिया में ग्रीन रिवोल्यूशन स्टार्ट की थी। नेक्स्ट न्यूज़ है, रसिया और यूक्रेन का जो वॉर चल रहा है, उसकी वजह से आर्कटिक रीजन का क्लाइमेट डेटा दुनिया के साइंटिस्ट को नहीं मिल पा रहा है। उसी से रिलेटेड ये जो आर्टिकल है, वो उसी से रिलेटेड बातें करता है। अब ये जो पूरा मुद्दा है, ये मुद्दा है एक नेटवर्क ऑफ रिसर्च सेंटर को लेके। नेटवर्क ऑफ रिसर्च सेंटर, काफ़ी सारे रिसर्च स्टेशंस हैं आर्कटिक रीजन में, और
के एक ग्रुप को नाम दिया गया है इंटरनेशनल नेटवर्क फॉर टेरेस्ट्रियल रिसर्च एंड मॉनिटरिंग इन आर्कटिक और इंटरैक्ट। तो ये जो पूरा नेटवर्क है, इसमें आधे से ज़्यादा जो नेटवर्क स्टेशन हैं वो रसिया के हैं। और रसिया 2014 से पहले, यानी कि रसिया के यूक्रेन पे अटैक करने से पहले, रसिया और दुनिया भर के जो साइंटिस्ट हैं वो एक कोलैबोरेटिव वे में आर्कटिक रीजन का जो वेदर फिनोमेना है उसको समझ रहे थे और अपने अपने स्टेशन बना रखे थे, जिसमें आधे से ज़्यादा रसिया के हैं। तो इन स्टेशन से जो डेटा मिलता था उनको फिर एनालाइज किया जाता था साइंटिस्ट के द्वारा। अब इस आर्टिकल में ये बताया गया कि 2014 में जब यूक्रेन 2014 और ये स्पेसिफिक जो यूक्रेन पे इन्वेजन के बाद रसिया ने जो डेटा है वो शेयर करने से मना कर दिया, क्योंकि बाकी यूरोपियन कंट्रीज ने भी रसिया के साथ किसी तरह का जो डेटा लेन देन है वो रोक दिया था। और इसी कारण से जो क्लाइमेट रिलेटेड डेटा है उससे उसकी रिसर्च और बाकी एक्टिविटीज़ नहीं हो पा रही। तो ये जो रिसर्च स्टेशन है आर्कटिक में आर पार्ट ऑफ एन आर्कटिक मॉनिटरिंग नेटवर्क। वन कंट्री दैट मेक अप ऑलमोस्ट हाफ ऑफ इट इज़ रसिया। रसिया के आधे से ज़्यादा स्टेशन हैं इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में, इस ग्रुप में। लेकिन सिंस इट इन्वेडेड इन यूक्रेन, फॉरेन साइंटिस्ट एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं डेटा फ्रॉम रसियन फील्ड स्टेशन। और जो ग्लोबल कोलैबोरेशन है रसिया के साथ वो पूरी तरीके से कोलैप्स हो चुका है। अब डेटा की कमी से क्या प्रॉब्लम हो रही है, इससे एक ब्लाइंड स्पॉट बन गया है और इसकी वजह से जो हेविली बायस क्लाइमेट डेटा मिल रहा है जिससे एक्यूरेट रिजल्ट निकालना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो आर्कटिक में किस तरह के क्लाइमेटिक फिनोमेना हो रहे हैं वो एक तरह से इंडिकेटर होते हैं वर्ल्ड ओवर क्लाइमेटिक एक्शन के और वर्ल्ड ओवर जो क्लाइमेटिक फिनोमेना को समझने के लिए। और अगर ये बेसिक डेटा ही नहीं मिलेगा तो अलग अलग कंट्रीज में किस तरह का क्लाइमेट आगे आने वाले टाइम में फेस किया जा सकता है, कितना एक्सट्रीम हो सकता है, इसके बारे में एक्यूरेट जो एस्टिमेशन है वो नहीं लगाया जा रहा है। करंट बाइसेस है कुछ इन एस्टिमेटिंग ऑफ इकोसिस्टम वेरिएबल। और इसके कारण यहाँ पर ऑथर का कहना है कि ये जो डेटा है ये बहुत इम्पोर्टेंट है और ये अगर नहीं मिलता तो इसके कारण जो प्रॉब्लम है वो पूरे ग्लोबल या पूरी दुनिया के देशों को भुगतनी पड़ सकती है। जो रिसर्च स्टेशंस हैं ये मल्टीपल अर्थ सिस्टम मॉडल पे काम करते हैं, जिन्हें ईएसएम कहा जाता है, अर्थ सिस्टम मॉडल, टू अंडरस्टैंड इकोसिस्टम कंडीशंस अक्रॉस द आर्कटिक रीजन। दे फोकस्ड ऑन 8 एसेंशियल पैरामीटर्स या वेरिएबल्स। तो ये जो स्टेशन है ये 8 एसेंशियल वेरिएबल्स पे काम करते हैं और ये वेरिएबल्स हैं टेम्परेचर, वेजिटेशन, प्रेसिपिटेशन और स्नो डेप्थ। ये ईएसएम या अर्थ सिस्टम मॉडल्स फुल्ली कपल्ड क्लाइमेट, लैंड, ओशियन कंप्यूटेशनल मॉडल्स पे काम करते हैं जो डेटा जनरेट करता है इंटायर प्लेनेट का। और इस डेटा को यूनाइटेड नेशन के इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज के द्वारा भी यूज़ किया जाता है क्लाइमेट चेंज समझने के लिए। इसलिए ये डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। और हर एक कंट्री जो दुनिया में है वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। बिकॉज ऑफ दिस कॉज जो इम्पैक्ट है क्लाइमेट का वो सभी पे पड़ने वाला है। सो इट मेक सेंस टू हैव ए सिस्टम इन प्लेस वेयर वी आर सेफगार्डिंग अ कंटिन्यूअस ऑब्जर्वेशन नेटवर्क एंड इट्स शेयरिंग। तो ये जो डेटा है इसका आना ज़रूरी है और इसके लिए ज़रूरी है कि दुनिया भर के देश रसिया के साथ कोलैबोरेशन में काम करें ताकि क्लाइमेट रिलेटेड डेटा एक सीमलेस तरीके से आता रहे और यही बेनिफिट में होगा हर एक कंट्री के। जेनेटिक प्रोफाइलिंग कैप्टिव एलिफेंट्स की केरला में स्टार्ट होने जा रही है। इस तरह की जो प्रोफाइलिंग है ये किसी स्टेट में जितने एलिफेंट्स हैं उनका कंप्लीट डेटा स्टोरेज के लिए किया जाएगा और ये जो डेटा स्टोरेज है ये नेशनल डेटा से ऐड किया जाएगा। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ये करने वाला है प्रोफाइलिंग टू ऐड डिटेल्स ऑफ एलिफेंट्स टू ए नेशनल डेटाबेस। और पिछले कुछ सालों से केरला में एलिफेंट रिलेटेड जो अटैक्स है वो बहुत ज़्यादा बढ़े हैं और इसको देखते हुए एलिफेंट्स का एक प्रॉपर मॉनिटरिंग किए जाने की ज़रूरत है, ऐसा केरला गवर्नमेंट के द्वारा डिसाइड किया गया। और उसी एक्शन में ये जो जेनेटिक प्रोफाइलिंग है एलिफेंट्स की वो की जानी है। करीब 400 एलिफेंट कैप्टिव एलिफेंट्स हैं स्टेट में। अब केरला वाज वंस कंसीडर्ड द होम टू द लार्जेस्ट नंबर ऑफ कैप्टिव एलिफेंट। तो काफ़ी बड़ी संख्या में केरला में जो कैप्टिव एलिफेंट है वो पाए जाते हैं। और इस तरह की जेनेटिक प्रोफाइलिंग कुछ स्टेट्स में
की जा चुकी है और इंडिया में अगर हम बात करें तो करीब 3,000 कैप्टिव एलिफेंट्स टोटल हैं, जिनमें 400 केरला में ही पाए जाते हैं। वर्ल्ड न्यूज़ में फ्रांस टू सेंड ओल्ड आर्म्ड व्हीकल्स न्यू मिसाइल्स टू यूक्रेन। तो फ्रांस ने रसिया और यूक्रेन वॉर में यूक्रेन का सपोर्ट जारी रखा है और अपने नई मिसाइलें फ्रांस यूक्रेन को देने वाला है। यहाँ पर बात की गई है वर्ल्ड के मोस्ट पावरफुल लेज़र की, जिसको अब यूज़ किया जाना शुरू किया जा रहा है। ये जो पावरफुल रेज़र है, दुनिया का सबसे पावरफुल रेज़र है, ये यूरोपियन यूनियन के एक इंफ्रास्ट्रक्चर ईएलआई प्रोजेक्ट का हिस्सा है, जिसको एक्टिवेट किया गया रोमानिया में, which promises revolutionary advances in everything from health sector to space sector। ये रोमानिया की कैपिटल बुचारेस्ट में इसको प्लेस किया गया है। अब ये जो लेज़र है, इससे रिलेटेड खोज के लिए 2018 में फ्रांस के गेराल्ड मोरॉन एंड स्ट्रिकलैंड को डोना स्ट्रिकलैंड ऑफ कनाडा और गेराल्ड मोरैन ऑफ फ्रांस, इन दो लोगों को 2018 में नोबेल प्राइज दिया जा चुका है फिजिक्स में, फॉर हार्नेसिंग द पावर ऑफ लेज़र फॉर एडवांस प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट। और इस लेज़र की एप्लीकेशन क्या हो सकती हैं, ये ह्यूमैनिटी के लिए कैसे फ़ायदेमंद हो सकता है। ये जो एप्लीकेशन है वो न्यूक्लियर वेस्ट को ट्रीट करने के लिए इसका यूज़ किया जा सकता है बाय रिड्यूसिंग द ड्यूरेशन ऑफ इट्स रेडियो एक्टिविटी, या फिर जो स्पेस में डेब्रिस काफ़ी सारा डेब्रिस रिवॉल्व कर रहा है, उसको क्लीन करने में भी इसका यूज़ किया जा सकता है। तो न्यूक्लियर वेस्ट ट्रीटमेंट में और स्पेस डेब्रिस क्लीनिंग अप में भी इस लेज़र का यूज़ किया जा सकता है। काफ़ी प्रॉमिसिंग एप्लीकेशन हो सकती है। तो ऐसा माना जा रहा है कि लास्ट सेंचुरी इलेक्ट्रॉन के लिए थी और 21st जो सेंचुरी है वो लेज़र उसमें काफ़ी बड़ा रोल प्ले करने वाला है। तो ये जो दुनिया का सबसे पावरफुल लेज़र है ईएलआई प्रोजेक्ट, ये रोमानिया के कैपिटल बुचारेस्ट में है और इससे रिलेटेड 2018 में नोबेल फिजिक्स प्राइज दो लोगों को दिया गया था, फ्रांस के गेराल्ड मोरॉन और कनाडा के डोना स्ट्रिकलैंड। तो ये थी आज की हिंदू न्यूज़ एनालिसिस। आई होप कि आपको पसंद आया होगा, और अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें। थैंक यू।